मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 811 स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर से सजा। स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर गंजा आदमी जो आखिर अधिकार की भावना व्यक्त कर रहा था, उसने श्री ब्रेन पर नजर डालने से पहले चारों ओर देखा। आप अनंत क्षेत्र के चरण 5 के शीर्ष पर एक विशेषज्ञ है, लेकिन आपने लगभग खुद को एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के द्वारा मार डाला है। तुम सचमुच जानते हो कि मेरा नाम का श्रेय कैसे देना है? उसने शक्ति भरे गहरी आवाज में कहा। मिस्टर ब्रेन थोड़ा कांप गए और जल्द से पवेलियन मास्टर को जवाब दिया, मुझे अपनी अक्षमता के लिए खेद है, लेकिन उनकी ताकत असाधारण है। वह सबसे अविश्वसनीय दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ है जिससे मैं कभी नहीं मिला हूँ। उन्होंने पहले ही बुजुर्ग नीलकमल को मार डाला है और उसके पास एक बहुत ही भयानक कठपुतली सेनानी है। वास्तव में मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है। हेवेनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने ठंडी खर्राटे ली और मिस्टर ब्रेन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी थोड़ी क्रोधित आंखें विपिन की ओर घुमा दी। युवक, तुमने मेरे स्वर्गीय बादल मंडप के एक अतिथि बुजुर्ग को मार डाला। तुमने दूसरे को भी मारने की कोशिश की है। तुम काफी निर्भीक हो, उसने कहा कि उसकी गहरी आवाज ने विपिन पर अनुचित दबाव डाला। विपिन क्षण भर के लिए पीला पड़ गया। उसके शरीर पर दबाव उसके लिए बहुत दर्दनाक था। सौभाग्य से उसकी शरीर उसके साथियों की तुलना में बहुत मजबूत था, अन्यथा दबाव पर उसी पर हावी हो जाता। स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर, सम्मान के स्वर में बोलते हुए विपिन ने जल्दी से अपना मुंह खोला। भले ही हेवेनली क्लाउड पवेलियन मास्टर का उसके साथ मतभेद था या नहीं, वह अभी भी एक दाव मास्टर था और उसके सामने मेरे पास नीलकमल को मारने का एक कारण है। उसके शिष्य मिथिलेश ने हमारे गुरु को धोखा दिया है और हमारे वंश को लगभग नष्ट कर दिया। हम कट्टर दुश्मन थे। मुझे उसे मारना पड़ा, लेकिन नीलकमल ने मुझे रोक दिया और अपने शिष्य के लिए मुझे मारने की कोशिश भी की, विपिन ने सीधा कहा। फिर उसने आगे कहा, चूंकि वह मुझे मारना चाहता था, मैं निश्चित रूप से इसके लिए खड़ा नहीं होता और मिस्टर ब्रेन मुझे मारने में मदद करने के लिए उसके साथ आए थे। इसलिए मैं निश्चित रूप से उसे या तो हेवेनली क्लाउड पवेलियन मास्टर से नहीं जाने दूंगा। यदि आप मेरे होते तो आप आसानी से नहीं जाते। किसी ऐसे व्यक्ति पर जो तुम्हें मारना चाहता है, क्या तुम ऐसा करोगे? अब तुम बहुत तेज तर्रार हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या कारण है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि आपने हेवेनली क्लाउड पवेलियन के एक अतिथि बुजुर्ग को मार डाला। हेवेनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि आप दूसरों में से किसी एक के बजाय मुझसे मिले। हेवेनली क्लाउड पवेलियन मास्टर आगे बढ़ आए। हेवेनली पवेलियन मास्टर, एक दाव मास्टर हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार नहीं करूँगा, लेकिन सजा अपरिहार्य है। नीलकमल से प्राप्त सभी खजाने और दिव्य रत्न मुझे सौंप दे, फिर मुझे मुआवजे के रूप में 3 मिलियन दिव्य रत्न और दे। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे वैसे ही जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर विपिन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उन्होंने नीलकमल से प्राप्त सभी खजाने और दिव्य रत्नों को सौंप दिया, फिर मुआवजे के रूप में 3 मिलियन दिव्य रत्न दिए। ठीक है, मैं इसे दे दूंगा। एक पल सोचने के बाद विपिन सहमत हो गया। फिर उन्होंने 2 इंटर स्पेशियल रिंग दी। यहाँ 2 इंटर स्पेशियल रिंग है। एक नीलकमल का है, मुझे देखने का समय नहीं मिला। दूसरे में 2000 दिव्य रत्न
2 मिलियन दिव्य रत्न है और लगभग 1 मिलियन दिव्य मूल्य के खजाने हैं। केवल हेवनली पवेलियन मास्टर ने 2 अंगूठी ली और सिर हिलाने से पहले उन पर एक नजर डाली। ठीक है, मैं इससे मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आप अभी भी जा सकते हैं। धन्यवाद पवेलियन मास्टर। विपिन ने राहत की सांस ली और इंटरनल रियलम पॉपेट फाइटर को वापस ले लिया, फिर तुरंत चले गए। हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर और मिस्टर ब्रेन जो सम्मानपूर्वक वहां खड़े थे, समुद्र की सतह पर अकेले थे। मिस्टर ब्रेन ने हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर को अजीब तरह से देखा। वह जानते थे कि पवेलियन मास्टर ने हमेशा अपने लोगों का बचाव किया है। इसके अलावा नीलकमल को हेवनली क्लाउड पवेलियन में एक उच्च स्थान प्राप्त था। अब नीलकमल को मार दिया गया है। हालांकि वह अब पहचान के कारण व्यक्तिगत रूप से विपिन को मारना नहीं चाहते थे। उसे मुआवजे के रूप में केवल 3 मिलियन दिव्य रत्न की मांग के बाद उसे जाने नहीं देना चाहिए था। उन्होंने विपिन जैसे शक्तिशाली दैवी क्षेत्र विशेषज्ञ कभी नहीं देखा था। उसके पास कई साधना थे और उसके पास असाधारण चीजें होनी चाहिए। अन्य चीजों जो छोड़ दे तो इंटरनल रियलम पपेट फाइटर अमूल्य था। हालांकि हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने विपिन के से केवल 3 मिलियन दिव्य रत्न मांगे थे। क्या वह विपिन पर बहुत आसान नहीं था? श्री ब्रेन ने पवेलियन में से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उन्हें अपने दिल में रख लिया। तुम पहले वापस आ जाओ, मुझे कुछ करना है, हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने जाते हुए कहा। मिस्टर ब्रेन भी उस दिशा की ओर आदरपूर्वक झुक चले गए जिस दिशा में हेवनली पवेलियन मास्टर गायब हो गए थे। असीम समुद्र के ऊपर सेट्सरी द्वीप के बाहर वहां एक दुबले पतले चांदी के बालों वाला कुबड़ा बुजुर्ग एक बैगनी विदेशी जानवर पर बैठा हुआ था। बैगनी विदेशी जानवर स्वतंत्र रूप से आकाश में दौड़ रहा था और प्रत्येक कदम के साथ दर्जनों मील की छलांग लगा रहा था। झटके से एक आदमी बैगनी विदेशी जानवर के पास दिखाई दिया। यह स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर था जिसने विपिन को दंडित किया था। हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर, भगवान ने आदरपूर्वक दुबले पतले बुजुर्ग को प्रणाम किया। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी सजा बहुत हल्की है, इसलिए तुम इससे संतुष्ट हो? बड़े ने पूछा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वह वास्तव में भाग्यशाली है। आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे थप्पड़ मार डालता, हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने धीमी आवाज में कहा। अगर आपने उसे थप्पड़ मार दिया होता तो आप मुसीबत में पड़ गए होते। आप बुजुर्ग लापरवाही से मुस्कुराए और बोलना जारी रखा, फिर किसी भी तरह से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यह कहने के बाद बुजुर्ग ने थोड़ा तिरछा कर लिया और उसकी आवाज गंभीर हो गई। उसका रक्त वंश असाधारण है, वह अब बहुत कमजोर है, लेकिन मैं भी उसके रक्त वंश की क्षमता को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उसके पास ऐसी दुर्जय शक्ति है, यह अविश्वसनीय है। वह एक अद्वितीय व्यक्ति है। आपने स्वयं के महान अवसरों के अलावा ऐसे किसी व्यक्ति के पीछे एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। यह उसका गुरु या उसका बड़ा व्यक्ति हो सकता है और वह व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ वास्तव में शक्तिशाली लोगों में से एक है। यहाँ तक कि मैं उन लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर पर एक नजर डाली। इसके अलावा क्या आपके पास लाल रंग की जादुई तलवार पर ध्यान दिया जिसकी मांग बुजुर्ग के अचानक की गई थी? हाँ, हेवनली क्लाउड पवेलियन ने सिर हिलाया। उसकी ताकत नील कमल से ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जादुई तलवार से नील कमल को पूरी तरह से दबा दिया और उसकी युद्ध शक्ति अचानक चरण 6 तक पहुंच गई। मेरे राय में तलवार एक सम्राट हथियार होना चाहिए, हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर,
और पतला बुजुर्ग के पास बिपिन और नीलकमल के बीच लड़ाई देख रहे थे। हालांकि जब नीलकमल मारा गया तो हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर बिपिन को रोकने के लिए आगे नहीं आए। केवल जब मिस्टर विवेन की हत्या होने वाली थी तब वह सामने आए। एक सम्राट हथियार, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। यह कम से कम एक सम्राट हथियार है, लेकिन मैं यह नहीं जानता और यह नहीं बता सकता कि यह किस तरह पर है और किस स्तर पर है। उस जादुई तलवार को बनाने वाले व्यक्ति की उपलब्धि निश्चित रूप से हथियारों को परिपक्व करने में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। वह जादुई हथियार अपनी विचित्रता को छिपाने के लिए विशेष साधनों का उपयोग करता था। यदि उसने उसे नीलकमल को मारने के लिए उस जादुई हथियार का उपयोग करते हुए नहीं देखा होता तो कभी भी इसकी वास्तविक मूल्य नहीं जान पाते। वो व्यक्ति ऐसे अद्भुत सम्राट हथियारों को परिपक्व कर सकता है, वह श्वेत दुनिया में कभी भी अज्ञात नहीं हो सकता। अपनी क्षमता के साथ वह व्यक्ति आसानी से कई शक्तिशाली दाव मास्टरों को अपने ठगों के रूप में कार्य करने के लिए बुला सकता है, आसानी से एक अधिपति बन सकता है जब तक वह उन्हें एक सम्राट के साथ भुगतान करने को तैयार हो। जिस व्यक्ति ने उस जादुई हथियार को परिष्कृत किया वह वास्तव में शक्तिशाली है। हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर उससे गंभीरता से सहमत थे, इसलिए उसे मारने के बजाय उसे केवल थोड़ी सी सजा देने में ही समझदारी है। यदि आपने वास्तव में उसे मार डाला तो क्या आपको लगता है कि उसके पीछे के लोग को पता चलने के बाद आप अपनी जान बचा पाएंगे? बुजुर्ग ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। यह सुनने के बाद स्वर्गीय बादल मंडप ठंडे पसीने से भीग गए। उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद प्रभु। आप मेरे लोगों में से एक हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगा, बुजुर्ग ने उत्तर दिया। आप बस उसे थोड़ी सजा दे और वहाँ ना तो आपकी परवाह करेगा और ना ही आपसे नफरत करेगा। जब तक आप भविष्य में उससे परेशान नहीं होंगे यह मामला खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि हेवनली क्लाउड सी पवेलियन मास्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं लंबे समय से बाहर हूँ। ऐसे अद्भुत युवा को देखना दिलचस्प था, लेकिन अब वापस जाने का समय हो गया है। बुजुर्ग चले गए। वैसे जिया कबीले के दूसरे स्वामी का कल सरसरी द्वीप पहुंचेंगे, मेरे लिए उनका स्वागत करें। जिया कबीले के दूसरे गुरु, जिन्हें श्वेत क्षेत्र में नंबर 1 दिव्य विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है, स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर ने पूछा। तभी उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि क्या वह स्वॉर्डमैन को हरा सकता है। अध्याय 812 राज्यपाल की ओर से निमंत्रण। बिपिन सरसिस द्वीप की परिधि पर समुद्र के ऊपर अकेले कुछ घबराहट के साथ धीरे धीरे चल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर आएंगे, क्योंकि मैंने नीलकमल को मार डाला था। सौभाग्य से उन्होंने अपनी स्थिति के कारण मुझे कोई मुश्किल समय नहीं दिया और मुझसे केवल अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ दिव्य रत्न देने के लिए कहा। उसने विचार किया। उन्हें मुआवजे के लिए उन दिव्य रत्नों को भुगतान करने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। 3 करोड़ में बहुत सारे दिव्य रत्न थे, लेकिन अनंत क्षेत्र के चरण 5 का एक विशेषज्ञ इसे वहन करने में सक्षम होगा। उसे मारने के बजाय हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने उससे कुछ दिव्य रत्न मांगे, जो बिपिन के लिए काफी भाग्यशाली था। बिपिन 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 के मन में एकाएक चीख उठी। जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और फिर तुरंत उसके हाथ में एक छोटा सा पर्वत दिखाई दिया। ये ब्लड माउंटेन तलवार का स्वॉर्ड माउंटेन रूप था और मिथिलेश उसमें दबा हुआ था। मिथिलेश, तुम क्या कहना चाह रहे हो? बिपिन ने लघु पर्वत की ओर देखते हुए गहरी आवाज में कहा। बिपिन ने मुझे जाने दिया, मिथिलेश ने फूट फूट कर विनती की। जब तक आप मुझे जाने देंगे तब तक मैं अपने स्वामी के रूप में आपकी सेवा करूंगा और अब से आपकी आज्ञा का
पालन करूंगा। हो, अपने स्वामी की तरह मेरी सेवा करो। बिपिन ने मजाकिया और ठंडे स्वर में पूछा। यदि आप मजबूत होते तो शायद मेरे मन में आपके लिए कुछ सम्मान होता, लेकिन आप इतने अक्षम और बेशर्म व्यक्ति हैं। क्या आपको लगता है कि मैं तलवार के पूर्वज की रक्तरेखा को भूल जाऊंगा? तुम्हारे जैसे बकवास व्यक्ति के कारण इसे नष्ट कर दिया गया। ये वास्तव में इसके लायक नहीं है। बिपिन ने मिथिलेश की इतनी निर्दयता के लिए बहुत निंदा की। मिथिलेश ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बिपिन ने ठंडी खर्राटे से उसे रोक दिया। एक विचार के साथ बिपिन ने तलवार पर्वत के अंदर एक प्रचंड अग्नि प्रतिबंध को उकसाया, जिससे आग की लपटें मिथिलेश की ओर निकल गईं। ये लपटें मिथिलेश को मार नहीं सकती थी क्योंकि वह एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ था, लेकिन वे उसे दुखी कर सकते थे। उसकी दर्द भरी चीखें स्वॉर्ड माउंटेन से गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। मिथिलेश, अब तुम मेरे हाथ में हो, बिपिन ने शांत भाव से कहा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम आनंद लो। वह मिथिलेश पर कभी दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह थी विश्वासघात। अब जब मिथिलेश को स्वॉर्ड माउंटेन के अंदर दबा दिया गया था, तो एक बार फिर बिपिन उसे यातना देने के लिए स्वॉर्ड माउंटेन के भीतर कुछ प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर सकता था, और वह मिथिलेश की हर हरकत को जानता था। इसलिए जब मिथिलेश यातना सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या करने की कोशिश करता, तो वह उसे ऐसा करने से रोकता। खुद को मार रहा है। मिथिलेश को पहले ही पता चल जाएगा कि बिपिन की टिप्पणी का क्या मतलब है। अब जब तुम मेरे हाथों में हो तो मैं तुम्हें ये समझने में मदद करूंगा कि मरना कितना भाग्यशाली है। एक क्षण बाद बिपिन एक छोटे से द्वीप पर रुके और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। जब तक वह अपनी चरम स्थिति में वापस आया और सेसिस द्वीप लौटा, तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। जैसे ही वह जेवियर की हवेली पर पहुंचा, जेवियर उससे मिलने के लिए बाहर आया। ये कैसे हुआ? तीसरे भाई जेवियर ने चिंता से पूछा। अच्छा हुआ नीलकमल मर गया और मेरा कट्टर दुश्मन अब मेरे हाथ में है, बिपिन ने उत्तर दिया। अच्छा, जेवियर ने सिर हिलाया। इसी समय सरसिस सेना का एक हवलदार उनके पास आया। कमांडर महामहिम, गवर्नर ने संदेश भेजा है कि वह चाहते हैं कि आप उनसे अभी मिलें, और वह चाहेंगे कि आप अपने मित्र को अपने साथ लाएं। साजंट ने कहा और जानबूझकर बिपिन पर नजर डाली। जेवियर का चेहरा बदल गया और फिर उसने बिपिन के साथ एक अजीब नजर डाली। सरसिस सेना के गवर्नर के पास सरसिस द्वीप पर बहुत शक्ति थी। सरसिस सेना के कमांडर के रूप में जेवियर उस गवर्नर की कमान के अधीन था, इसलिए गवर्नर के लिए उसे बुलाना स्वाभाविक था। लेकिन यह अजीब था कि राज्यपाल ने विशेष रूप से उनसे बिपिन को अपने साथ लाने के लिए कहा था। मैंने गवर्नर को आपके बारे में कभी नहीं बताया, तो वह आपके बारे में कैसे जानते हैं? उन्होंने आपको वहाँ क्यों बुलाया? जेवियर ने हैरान होकर ये सवाल उठाए। हाँ, जब हम उसे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बिपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक क्षण बात करने के बाद वे सरसिस सेना के गवर्नर से मिलने गए। जैसे ही वे आंगन से बाहर आकाश में उड़े, उन्हें लगा कि दर्जनों लोगों का एक समूह तेजी से वहां से गुजर रहा है। समूह में अधिकांश लोग सरसिस सेना के साजंट थे और कुछ सरसिस द्वीप पर प्रसिद्ध शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इसके अलावा बिपिन समूह के केंद्र में मौजूद व्यक्ति को जानते थे। उसने हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर की ओर देखा। उसने कल रात ही सरसिस द्वीप के बाहर हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर को देखा था, इसलिए उसने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। वह एक दाव मास्टर हैं। जेवियर ने हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर को भी देखा था। वे बस एक ही दिशा में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने समूह का पीछा किया और कुछ ही समय बाद वे सेसिस द्वीप के किनारे पर पहुंच गए। दर्जनों लोग इलाके में चुपचाप खड़े थे और किसी से मिलने का इंतजार कर रहे थे।
एक दाव मास्टर व्यक्तिगत रूप से किसी का स्वागत करने के लिए आया था। क्या सर्सिस द्वीप पर कोई बड़ा मौका आ रहा है? जेवियर ने बुदबुदाया। शायद, बिपिन ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। दाव मास्टर्स बहुत सम्मानित व्यक्ति थे, इसलिए जिस व्यक्ति का दाव मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया वह बहुत बड़ा व्यक्ति होना चाहिए था। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि चांदी के कपड़े पहने योद्धाओं के एक समूह से घिरा एक चांदी सफेद विदेशी शेर धीरे धीरे सेसिस द्वीप के ऊपर दिखाई दे रहा है। सफेद लबादे में चांदी के बालों वाला एक सुंदर युवक विदेशी शेर की पीठ पर खड़ा था। शेर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन वह युवक एक आकर्षक मुस्कान के साथ स्थिर खड़ा था जिसने उसका चेहरा कभी नहीं छोड़ा। विशाल विदेशी शेर पर वह युवक अकेला था, लेकिन उसके आसपास के लोगों के बीच एक जोरदार बुजुर्ग था जो उसके करीब था। बुजुर्ग थोड़ा ठंडा लग रहा था और एक भयानक आभा छोड़ रहा था। यह एक ऐसा आभा मंडल था जो एक दाव मास्टर का था। जाहिर तौर पर वह एक दाव मास्टर भी थे। उन लोगों को देखने के बाद जो उनकी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर, जो चुपचाप इंतजार कर रहे थे, हंसे और उनकी हार्दिक हंसी पूरे सर्सिस द्वीप पर गूंज उठी। फिर उन्होंने कहा कि सर्सिस द्वीप में आपका स्वागत है। दूसरे मास्टर, आपका यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। रत्नेश और मैं अपने स्वामी की ओर से आपका स्वागत करने के लिए यहाँ हैं। स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। विदेशी शेर पर सवार युवक विनम्रता पूर्वक और शांति से मुस्कुराया। भले ही वह एक दाव मास्टर का सामना कर रहा था, हमारे स्वामी ने आपके स्वागत के लिए एक दावत तैयार की है। दूसरे स्वामी, कृपया मेरे साथ आएं, स्वर्गीय बादल मंडप मास्टर ने कहा। ठीक है, युवक ने कहा और सिर हिलाया। फिर अपने बगल वाले बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, चलो। बुजुर्ग वह चलते हैं। फिर लोगों का समूह सर्सिस द्वीप के भगवान की हवेली, भव्य सर्सिस कैसल की ओर चला गया। समूह के निकलते ही पूरे सर्सिस द्वीप की सड़कें गुलजार हो गईं। अध्याय 813, जिया कबीला। वे जिया कबीले से हैं और वह आदमी उनका दूसरा गुरु है। यह वही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आए। यह जिया कबीले के दूसरे मास्टर निकले। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शाश्वत दुनिया में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। वास्तव में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ? हाँ, अफवाह ये है कि एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने एक बार दिव्य क्षेत्र के चरण 4 के शीर्ष पर एक विशेषज्ञ को हराया था। यह अविश्वसनीय है। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने अनंत क्षेत्र के चरण 4 के शीर्ष पर एक विशेषज्ञ को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है। अनंत संसार में बड़ी संख्या में असाधारण प्रतिभाएं हैं और दूसरा गुरु निश्चित रूप से सबसे महान लोगों में से एक है। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि उसका बड़ा भाई उससे भी अधिक अविश्वसनीय है। पूरा सर्सिस द्वीप इस समय हलचल में था और विषय जिया कबीले का दूसरा स्वामी था जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। इस समय बिपिन और जेवियर हवा में एक साथ खड़े थे और दूसरे मास्टर को दूर तक उड़ते हुए देख रहे थे। जिया कबीले के दूसरे स्वामी बिपिन ने पूछा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। अनंत विश्व में आने के बाद से वह फर्मामेंट टेरिटरी में था, इसलिए यह उसका पहली बार था जब वह अनंत विश्व के बारे में बहुत कम जानता था और उसने जिया कबीले के बारे में कभी नहीं सुना था। जेवियर ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने मुझसे जिया कबीले का उल्लेख किया है। बिपिन चकित हो गया और तुरंत जेवियर की ओर मुड़ गया। आखिरकार जेवियर के गुरु सम्राट जयसेन थे, जो पूर्व के तांग के 4 महान सम्राटों में से एक थे। चूंकि सम्राट जयसेन ने एक बार जिया कबीले का उल्लेख किया था, इसका मतलब था कि वे किसी भी तरह से एक सामान्य कबीले नहीं थे।
मेरे गुरु ने कहा कि पूर्व के तांग की स्थापना के दौरान वहां कई शक्तिशाली कबीले थे। इन कुलों का ज्यादातर एक लंबा इतिहास है और जिया कबीला उनमें से सबसे शक्तिशाली है। उन्हें पूर्व के तांग में अधिपति कबीला कहा जाता है और हैं जेवियर ने कहा कि इसे सबसे शक्तिशाली कबीले के रूप में मान्यता दी गई है। एक अधिपति कबीले बिपिन का दिल धड़क उठा। यह एक कबीले के लिए अत्यंत उच्च मूल्यांकन था। इसका मतलब था कि जिया कबीले का एक असाधारण इतिहास होना चाहिए। जिया कबीला तब अस्तित्व में था जब तांग सम्राट ने पूर्व के तांग का निर्माण किया था, और चाहे वह तांग सम्राट के शासनकाल के दौरान हो या पूर्व के तांग के समृद्ध युग के दौरान, जब 4 महान सम्राटों ने एक साथ शासन किया था। पूर्व का तांग हमेशा से रहा है, जेवियर ने कहा। उनसे सावधान रहें। उनसे सावधान होकर बिपिन ने आश्चर्य से पूछा। तकनीकी तौर पर बात सिर्फ इतनी थी कि वे सावधान रह रहे थे। जेवियर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जब मेरे मास्टर ने जिया कबीले के बारे में बात की तो उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से उनके प्रति चिंता का संकेत था। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों, उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया कबीले के पूर्वज बेहद भयानक थे। यहाँ तक कि तांग सम्राट और महारानी किंग भी थे। 4 महान सम्राटों में से सबसे शक्तिशाली सम्राट ने उन्हें नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि पूर्व के तांग के उत्कर्ष के दिनों में भी उन्होंने एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अब पूर्व के तांग की समग्र शक्ति बहुत कमजोर हो गई है और महारानी लीलारानी देश के प्रभारी 4 महान सम्राटों में से एकमात्र हैं। इस प्रकार जिया कबीले के प्रति उनकी बेचैनी गहरी हो गई होगी। ओह, बिपिन ने सिर हिलाया। अब उसे सामान्य समझ आ गई थी कि क्या हो रहा है। मैंने जिया कबीले के दूसरे स्वामी के बारे में भी सुना है। वह यदुराज एक असाधारण प्रतिभा है, जिसे उसके कबीले ने सावधानीपूर्वक विकसित किया है। भले ही वह दिव्य क्षेत्र में है, उसने एक बार अनंत क्षेत्र के चरण 4 के शीर्ष पर एक विशेषज्ञ को हरा दिया था। इसलिए उसे पहचाना जाता है जैसा कि शाश्वत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, जेवियर ने कहा। ये सुनकर बिपिन ने अपना सिर उठाया। अनंत संसार असंख्य विशेषज्ञों और अनगिनत प्रतिभाओं से भरा हुआ था। फर्मामेंट टेरिटरी शाश्वत दुनिया में केवल एक सामान्य डोमेन था। वहाँ दिव्य क्षेत्र में बहुत कम विशेषज्ञ थे जो सामान्य शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। मजबूत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना तो दूर की बात थी। इसलिए फर्मामेंट क्षेत्र के भीतर भी सबसे मजबूत दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ केवल एक साधारण शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ ही मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अगर आप विशाल अनंत विश्व में देखें तो इसमें कोई गंभीर बात नहीं थी। अनंत दुनिया में वास्तव में मजबूत दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ दुर्लभ थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सेसिस द्वीप को देखा। रक्त युद्ध क्षेत्र में लगातार 10 जीत हासिल करने वाले लगभग सभी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ काफी मजबूत दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यहाँ सामान्य दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना केवल शाश्वत क्षेत्र के चरण 1 के विशेषज्ञों से की जा सकती है, जबकि कुछ असाधारण दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों की तुलना शाश्वत क्षेत्र के चरण 2 या चरण 3 के विशेषज्ञों से की जा सकती है। जिया कबीले द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए एक सुपर जीनियस और शाश्वत विश्व द्वारा मान्यता प्राप्त नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में यदुराज के लिए शाश्वत क्षेत्र के चरण 4 के शिखर पर एक विशेषज्ञ को हराने में सक्षम होना सामान्य बात थी। यदुराज वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन आपकी तुलना में वह उतना प्रभावशाली नहीं है। आखिरकार आपने नीलकमल को मार डाला। जब आप भविष्य में अच्छे मूड में हों तो जाएं और उसे सीधे चुनौती दें ताकि आप शाश्वत में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के खिताब का दावा कर सकें। वर्ल्ड जेवियर ने लापरवाही से कहा।
हा दूसरा भाई मेरा मजाक मत उड़ाओ। बिपिन हंसे। यदुराज जिया कबीले का दूसरा स्वामी है। इतनी ऊंची स्थिति के साथ उसके पास कई तुरुप के पत्ते और कौशल होने चाहिए। भले ही मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि एक खाली पदवी के लिए उसे नाराज कर दूं। आखिरकार वह जिया से है वंश। हाँ, आप सही हैं। जेवियर ने भी थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में न तो बिपिन और न ही जेवियर को अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और नंबर 1 जीनियस जैसी खाली उपाधियों में दिलचस्पी थी। एकमात्र चीज जो वे चाहते थे वह थी पर्याप्त लाभ। ठीक है, बातचीत बंद करो, चलो चलते हैं। आपके कप्तान ने शायद उत्सुकता से इंतजार किया होगा, बिपिन ने कहा। फिर वे फिर से चल पड़े। उन्हें सेसिस सेना के सैन्य शिविर में पहुंचने में देर नहीं लगी। सैन्य शिविर में पहुंचने के बाद वे तुरंत सेसिस सेना के गवर्नर से मिले। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो देखने में भारी भरकम लगता था, लेकिन उसकी आभा के अनुसार वह किसी से कमतर नहीं आंका जा सकता था। सरसिस सेना में कई विशेषज्ञ थे। हालांकि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दाव मास्टर नहीं था, लेकिन एक गवर्नर के रूप में वह शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच लगभग अजेय था। गवर्नर जेवियर ने हल्की सलामी दी। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और बिपिन की ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जो 2 पीतल की घंटियों के समान थीं। उसने पूछा, आप तलवारबाज हैं? हाँ, बिपिन ने शांति से जवाब दिया। फिर उसने बिपिन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कोई तुम्हें मेरे साथ आते देखना चाहता है। हालांकि बिपिन हैरान होकर सैन्य शिविर के अंदर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का पीछा कर रहा था, जबकि जेवियर जहां था वहीं रुका रहा और उसका इंतजार करता रहा। कुछ ही समय बाद वे सैन्य शिविर के मध्य में एक विशाल तंबू में दाखिल हुए, जहां एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। यह आप ही हैं जो मुझे देखना चाहते थे? बिपिन ने हरी पोशाक वाली लड़की को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। वह लड़की को जानता था। रक्त युद्ध क्षेत्र में उसकी पहली प्रतिद्वंद्वी यह लड़की थी। उसने उस पर आसानी से हमला कर दिया था, इसलिए उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। बाद में लड़की ने उससे मिलने आने की पहल की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। बिपिन को याद आया कि उसका नाम वानसिका था। अध्याय 814 वानसिका का अनुरोध। मिस वानसिका, जैसा कि आपने अनुरोध किया था, मैं स्वॉर्ड्समैन को यहाँ लाया हूँ, सेसिस सेना के गवर्नर ने सम्मान के साथ कहा। ठीक है, धन्यवाद, तुम जाओ, वानसिका ने कहा। अधेड़ उम्र का आदमी मुड़ा और वानसिका और बिपिन को तंबू में छोड़कर तुरंत चला गया। तलवारबाज, क्या तुम मुझे याद करते हो? वानसिका ने बिपिन की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। बिपिन ने हाँ में हल्का सा सिर हिलाया। जब वे रक्त युद्ध क्षेत्र में थे तो बिपिन ने सोचा कि वानसिका उनके जैसा ही एक साधारण योद्धा थी। जैसी स्थिति थी वह गलत था। सरसिस सेना का गवर्नर सरसिस द्वीप पर एक सम्मानित पद था। दाव मास्टर्स को छोड़कर कोई भी उसे इस तरह से आदेश नहीं दे सकता था, लेकिन वानसिका ने वैसा ही किया था। अच्छा, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आपकी लड़ाई हेवनली क्लाउड पवेलियन के नीलकमल से हुई थी। मैंने ये भी सुना है कि लड़ाई काफी देर तक चली थी और आप हारे नहीं थे। क्या ये सच है कि वानसिका ने मांग की थी? बिपिन ने फिर हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिनों पहले सेसिस द्वीप पर बिपिन और नीलकमल के बीच हुई लड़ाई ने काफी हलचल मचा दी थी और कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हालांकि उसने कल रात नीलकमल को मार डाला था। जिस क्षेत्र में वे लड़े थे वह द्वीप पर नहीं था, इसलिए कम ही लोगों को इसके बारे में पता था, और वानसिका स्पष्ट रूप से उन लोगों में से नहीं थी जो इसके बारे में जानते थे। नीलकमल अनंत क्षेत्र के 5वें चरण के शिखर पर एक विशेषज्ञ है, लेकिन आप वास्तव में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थे। हालांकि आप पूरी तरह से नुकसान में थे, फिर भी आपने दिखाया कि आप काफी दुर्जेय हैं। वानसिका की प्रशंसा की।
अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। बिपिन वानसिका से कोई बकवास बात नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगा। मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूँ, वानसिका ने कहा। फिर एक गहरी सांस ली और गंभीर रूप धारण कर लिया। इससे पहले कि वह जारी रखे, क्या आपने उन लोगों को देखा जिनसे हेवनली क्लाउड पवेलियन मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी? आप यहाँ आ रहे हैं। हाँ, मैंने उन्हें देखा। वे जिया कबीले के लोग हैं जिनका नेतृत्व उनके दूसरे स्वामी यदुराज बिपिन ने किया। हाँ, ये यदुराज के बारे में है। वानसिका की आवाज अचानक ठंडी हो गई। मुझे यदुराज से व्यक्तिगत रूप से गहरी नफरत है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार हराने में मेरी मदद करें। बस इतना ही। बिपिन ने वानसिका पर एक नजर डाली। हाँ, वानसिका ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेशक आप इसे बिना कुछ लिए नहीं करेंगे। तो क्या होगा अगर मैं आपको 100 मिलियन दिव्य रत्नों का भुगतान करूं? 100 मिलियन दिव्य रत्न, बिपिन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। 100 मिलियन दिव्य रत्न कोई छोटी राशि नहीं थी। यहाँ तक कि एक दाव मास्टर को भी इसका प्रलोभन दिया जा सकता था। लेकिन वानसिका ने लापरवाही से ऐसी शर्त रख दी, और अगर इस तथ्य को शामिल किया जाए कि उसने अपनी इच्छानुसार सेसिस सेना के गवर्नर की कमान संभाली थी, तो बिपिन को इसका अंदाजा नहीं था। उसकी असली पहचान। वानसिका ने उसकी ओर आशा से देखा। 100 मिलियन दिव्य रत्न अधिकांश शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को पागल या हताश करने के लिए पर्याप्त थे। उसे विश्वास था कि बिपिन को भी इतने सारे दिव्य रत्न लुभाएंगे। तथापि, क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बिपिन ने ठंडे और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उसने बिना विचार किए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वानसिका के चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया और बिपिन के जवाब ने उसे चौंका दिया। 100 मिलियन दिव्य रत्न पर्याप्त क्यों नहीं है? मैं और जोड़ सकती हूँ, वानसिका ने जल्दी से कहा। मिस वानसिका, बिपिन ने उदासीनता से कहा, इस मुलाकात से पहले हम केवल एक बार मिले थे। सच कहूँ तो हम व्यवहारिक रूप से अजनबी हैं और यदुराज का मुझसे कोई झगड़ा नहीं है। मैं उन्हें क्यों उकसाऊं? फिर उसने जारी रखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिया कबीले का दूसरा स्वामी है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इतना बड़ा दुश्मन बना लूं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। मिस वानसिका, वह तुरंत मुड़ा और बिना पीछे देखे तंबू से बाहर निकलने लगा। तलवारबाज वानसिका ने उसे पीछे से बुलाया। यदि आपको लगता है कि वेतन बहुत कम है तो मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। चाहे जो भी हो, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। उसकी आवाज में स्पष्ट चिंता थी। 200 मिलियन दिव्य रत्न या 300 मिलियन दिव्य रत्न के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम्हें कुछ खजाना चाहिए तो बस इतना कह दो कि सरसिस सेना के बारे में तुम क्या सोचते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कमांडर बना सकता हूँ, यहाँ तक कि उनका गवर्नर भी, जब तक तुम मेरी मदद करने का वादा करते हो। वह वेतन बढ़ाती रही। तलवार ले जाने वाला। अब उसकी आवाज याचना से भरी थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रवैया कितना बदल गया। बिपिन ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। फिर भी वह तंबू के बाहर की ओर बढ़ रहा था। वह देख सकता था कि वानसिका और यदुराज के बीच निश्चित रूप से गहरी नफरत थी, अन्यथा अपनी पहचान के साथ वह उससे मदद मांगने के लिए नीचे नहीं गिरती। लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि उसने कहा था कि वह और वानिका लगभग अजनबी थे और यदुराज के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं था। केवल दिव्य रत्नों की एक बड़ी राशि या कुछ अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए यदुराज और शक्तिशाली जिया कबीले को नाराज करना उसकी मूर्खता होगी। वानसिका ने अपने हाथों को जोर से भींच लिया और बिपिन को घूरने लगी। जब वह तंबू से बाहर निकलने वाला था तो वह फिर से बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। इस बार उसने उसे उकसाने की कोशिश की। तलवारबाज, तुम तो काया निकले।
तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा कि आप यदुराज से अधिक शक्तिशाली हैं और शाश्वत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की उपाधि के अधिक उपयुक्त हैं। अप्रत्याशित रूप से आप उनसे युद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था कि आप इतना बड़ा दुश्मन यूं ही नहीं बनाना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि यह उससे डरने और उसे हरा न पाने का आपका बहाना मात्र है। आप न केवल उससे डरते हैं बल्कि जिया कबीले और उसके असाधारण प्रतिभाशाली बड़े भाई से भी डरते हैं। खैर, यह उचित है। आखिरकार आप बिना किसी समर्थन के सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, जबकि वह जिया कबीले का दूसरा स्वामी है, जो पूर्व के तांग में सबसे शक्तिशाली अधिपति कबीला है। उनके बड़े भाई और भी अधिक उल्लेखनीय हैं और उन्हें शाश्वत विश्व में सबसे महान प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता है। इतिहास में सबसे कम उम्र के शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में पहचाना जाता है और यहाँ तक कि अनंत विश्व में सबसे कम उम्र के दाव मास्टर भी बन सकते हैं। और उसका बड़ा भाई पूर्व की तांग की राजकुमारी का पति है। इतना बड़ा शॉट। वांसिका बात करती रही, लेकिन बिपिन जो अभी अभी तंबू से बाहर निकला था, अचानक रुक गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांसिका ने दैवीय रत्नों की तरह कौन सा चारा फेंका था और सेसिस सेना में कमांडर या गवर्नर का पद, या कैसे उसने उसे उकसाने की कोशिश की थी। बिपिन उदासीन रहे, यहाँ तक कि जब वांसिका ने कहा कि यदुराज के बड़े भाई को शाश्वत दुनिया में सबसे महान प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता है। वह शाश्वत क्षेत्र के इतिहास में सबसे कम उम्र के विशेषज्ञ हैं और वह शाश्वत दुनिया के सबसे कम उम्र के दाव मास्टर भी बन सकते हैं। तब भी उनके कदमों में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन जब उसने वांसिका को ये कहते हुए सुना कि उसका बड़ा भाई भी पूर्व की तांग की राजकुमारी का पति है, तो वह तुरंत रुक गया। क्या कहा? अध्याय 815 पूर्व की तांग की राजकुमारी का पति। क्या कहा? बिपिन ने रुखाई से पूछा। उसी क्षण वह पीछे मुड़ा और वांसिका को बर्फीली नजर से देखा। जब वांसिका ने बिपिन को पलटते देखा तो उसके मन में आशा की भावना लौट आई। मैंने कहा कि आप यदुराज और उसके बड़े भाई से डरते हैं, इसके बारे में उसने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिपिन ने अभी भी वांसिका को घूरते हुए कहा। आपने कहा कि यदुराज का बड़ा भाई राजकुमारी का पति है। पूर्व की तांग में केवल एक ही राजकुमारी है, क्या वहाँ नहीं है? हाँ, वांसिका ने उत्तर दिया और सिर हिलाया। राजकुमारी रश्मि शाश्वत दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, जहाँ तक उसके पति का सवाल है। वांसिका ने एक विराम के बाद जारी रखा। हालांकि बहन साधना की अभी तक शादी नहीं हुई है। पूर्वी तांग की वर्तमान शासक महारानी लीलारानी ने जिया कबीले के साथ लंबे समय से सहमति व्यक्त की है कि यदुराज का बड़ा भाई उसका पति होगा, इसलिए यह एक समझौता है। ओह, बिपिन से एक ठंडी आभा निकल रही थी। उसने मन ही मन रश्मि का नाम बुदबुदाया। जब से उसने खेती शुरू की तब से अब तक वह हर तरह की महिलाओं से मिला था और कई ऐसी महिलाओं के संपर्क में आया था जो सुंदर या सुंदर थी, लेकिन रश्मि ही थी जिसने उसे खास एहसास दिया। उसने उसे केवल कुछ ही बार देखा था, लेकिन वह जानता था कि वह उसके बारे में कैसा महसूस करता है। जब वांसिका ने कहा कि यदुराज का बड़ा भाई राजकुमारी का पति है, तो उसके हृदय में क्रोध की भावना जाग उठी। आप रश्मि को साधना बहन कहती थीं। ऐसा लगता है कि आप उन्हें जानती हैं और उनके साथ आपके अच्छे संबंध हैं। ठीक है, बिपिन ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं उसे जानता हूँ। उसके माता पिता सम्राट जयसन और महारानी लीलारानी मेरे पिता के अच्छे दोस्त हैं। वह उनसे मिलने जाता था और मेरे पिता जब पूर्व के तांग में जाते थे तो मुझे अपने साथ ले जाते थे। इसलिए मैं बहन साधना से कई बार मिल चुका हूँ, क्योंकि वांसिका ने उसे बताया कि हम एक दूसरे के करीब हैं।
बहन साधना एक उदासीन लेकिन अच्छी इंसान है। पूरब के तांग में और यहाँ तक कि पूरी शाश्वत दुनिया में भी उनके बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन मुझे उनके कुछ दोस्तों में से एक माना जाना चाहिए। मैंने देखा कि बिपिन ने अपनी भौहें उठाईं और फिर से वांसिका की ओर देखा। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में वांसिका खुशी से झूम उठी। तुम्हें और क्या चाहिए, बस कहो, उसने झट से जोड़ दिया। बिपिन ने उत्तर दिया, आपने जो 100 मिलियन दिव्य रत्नों का वादा किया था वह पर्याप्त है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी दिव्य रत्न दूंगा। इसके साथ ही उसने एक इंटरस्पेशियल रिंग निकाली और बिपिन को दे दी। इसमें 100 मिलियन दिव्य रत्न हैं। कृपया इसे जांचें। यदि यह ठीक है तो आप अभी रक्त युद्ध क्षेत्र में जा सकते हैं। मैं यदुराज को बहुत पहले वहां ले आऊंगा। जब आप यदुराज के खिलाफ लड़ेंगे तो सावधान रहें, आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मैं दोष नहीं दूंगा यदि आप हार जाते हैं तो आप। बिपिन ने इंटरस्पेशियल रिंग ली और उसे देखने से पहले अपनी चेतना से खोजा और कहा कि मैं हारूंगा नहीं। फिर वह मुड़ा और वांसिका को तंबू में अकेला छोड़कर सीधे चला गया। गिनती के तलवारबाज मुझे 3 शक्तिशाली दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ मिले हैं। पहले 2 तलवारबाजों को छोड़ दें तो नीलकमल के सामने आमने सामने की लड़ाई में खड़े होने में सक्षम थे। शायद वह यदुराज को हरा सकते हैं। वांसिका खुशी से बड़बड़ा रही थी। एक बार जब वह तंबू के बाहर आया तो बिपिन ने तुरंत जेवियर को पाया। तीसरा भाई जो तुम्हें ढूंढ रहा था। और जेवियर ने तुरंत क्यों पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो हम दोनों ब्लड बैटल एरेना की ओर चलते हैं। आप ब्लड बैटल एरेना में जा रहे हैं, आप वहां क्या करने जा रहे हैं? जेवियर ने हैरान होकर पूछा। मैं क्या करने जा रहा हूं? बिपिन ने तिरछी नजरें झुका ली, लेकिन उसके मुंह के कोने ऊपर हो गए और उसने उपहास किया। मैं अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का खिताब हासिल करने जा रहा हूँ। जेवियर ने आश्चर्य से बिपिन की ओर देखा और फिर उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई। बिना कोई और प्रश्न पूछे वह बिपिन के पीछे पीछे ब्लड बैटल एरेना की ओर चला गया। ब्लड बैटल एरेना अभी भी उतना ही पागल और जीवंत था जितना पहले था। मैदान इतना बड़ा था कि शाश्वत क्षेत्र के 2 शक्तिशाली विशेषज्ञ दर्शकों में मौजूद अनगिनत लोगों को प्रभावित किए बिना अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके लड़ सकते थे। जब बिपिन और जेवियर ब्लड बैटल एरेना में पहुंचे तो 2 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ एरेना के अंदर भयंकर लड़ाई कर रहे थे। हालांकि उन्हें श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच द्वंद्व देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे एक कोने में चुपचाप बैठ गए और यदुराज की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग आधे दिन बाद एक भिनभिनाहट की आवाज के साथ बहुत सारे शक्तिशाली लोग अचानक उभर आए। इन लोगों के पहुंचते ही ब्लड बैटल एरेना में एक भयानक आभा फैल गई और एक पल के लिए पूरा ब्लड बैटल एरेना एकदम शांत हो गया। दर्शकों में मौजूद अनगिनत लोग विस्फारित आंखों से इन लोगों को देख रहे थे। वे लोग भयावह थे, विशेष रूप से पहले कुछ लोग जिनकी एक अनोखी और गहरी आभा थी जो उनकी पहचान दर्शाने के लिए पर्याप्त थी। वे दाव मास्टर्स हैं। एक से अधिक दाव मास्टर व्यक्तिगत रूप से रक्त युद्ध क्षेत्र में क्यों आए हैं? क्या हो रहा है? दर्शकों में हर कोई सदमे और नीरसता की स्थिति में था। 2 श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ जो अखाड़े में लड़ रहे थे तुरंत रुक गए और मैदान से भाग गए। सन्नाटे में वांसिका जो मैदान के किनारे पर लोगों के बीच खड़ी थी ने सुंदर युवक यदुराज की ओर इशारा किया और चिल्लाया, यदुराज आपको शाश्वत दुनिया में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इससे मजबूत कोई नहीं है। इस विशाल अनंत विश्व में असंख्य दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में से आपसे भी अधिक। 1 सेकंड के लिए रुकने के बाद वह चली गई।
आज मैं आपसे आमने सामने लड़ने के लिए 3 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों को लाया हूँ। यदि आप उन्हें हरा देते हैं तो मैं आपकी ताकत को पहचान लूंगा और आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि आप इनमें से किसी से भी हार जाते हैं वे प्रस्ताव के बारे में भूल जाते हैं। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले तो दर्शक दहाड़ मारने लगे। वांसिका के बगल में चांदी के बालों वाला एक दुबला पतला कुबड़ा बुजुर्ग खड़ा था। उसके शब्दों पर उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, मास्टर यदुराज, वह मेरे कारण बिगड़ गई है और हमेशा बेवकूफ बनाती रहती है। कृपया उसकी बात पर ध्यान न दें। कृपया समारोह में खड़े न हों। मिस वांसिका बहुत महान है और उनकी तुलना सामान्य लोगों से नहीं की जा सकती। यदुराज ने विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया। फिर उन्होंने अपनी नजरें वांसिका की ओर घुमाईं और कहा, मिस वांसिका, अनंत विश्व में नंबर 1 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का तथाकथित खिताब सिर्फ एक खोखला सम्मान है, इसलिए इसका उल्लेख करने लायक नहीं है। लेकिन चूंकि आप मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं, तो मैं सभी से लड़ूंगा। मेरी ताकत। आप कौन से 3 दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों को लेकर आए हैं? आप उन तीनों को एक साथ आकर मेरे खिलाफ लड़ने के लिए कह सकते हैं। यदि मैं 15 मिनट के भीतर उन्हें हराने में विफल रहता हूं, तो यह मेरी हार मानी जाएगी। टाइप कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।